मांगीलाल बागड़ी राजकीय महाविद्यालय नौका MA उत्तरार्ध हिंदी साहित्यिक निबंध प्रयोगवाद डॉक्टर अन्नाराम शर्मा सह आचार्य हिंदी। प्रिय विद्यार्थियों, हमने विगत कक्षा में प्रगतिवाद साहित्यिक निबंध पर चर्चा की थी। आज की कक्षा में हम प्रयोगवाद पर विस्तार से चर्चा करेंगे। सामान्यतः छायावाद के पश्चात के काव्य को समीक्षकों ने दो कोटियों में बांटा है, प्रगतिवादी काव्य और प्रयोगवादी काव्य। लेकिन यह विभाजन कोई अधिक स्पष्ट नहीं है, क्योंकि प्रयोगवादियों में कुछ प्रगतिवादी भी रहे हैं। सामान्यतः अज्ञेय के संपादकत्व में 1943 में तार सप्तक संग्रह का प्रकाशन हुआ और तब से प्रयोगवाद का आरंभ माना जाता है। अज्ञेय को ही प्रयोगवाद का प्रवर्तक माना जाता है। श्री केसरी कुमार ने लिखा है कि प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ 1936 और 38 में लिखी गई नलिन विलोचन शर्मा की कविताओं से होता है। केसरी कुमार ने प्रयोग को एक वाद के रूप में माना। केसरी कुमार, नलिन विलोचन शर्मा और नरेंद्र शर्मा इसे प्रपद्यवाद नाम देते हैं। अपने नामों के पहले अक्षरों के आधार पर इसका नाम नकेनवादी भी इन्होंने रखा। प्रपद्यवादियों ने 1952 में 10 सूत्री घोषणा पत्र भी प्रकाशित किया, जिसमें 2 सूत्र 1954 में और जोड़े गए। तो यह वाद परस्पर विरोधी, नवीनता की दुहाई देने वाला और प्रयोगों पर अत्यधिक बल देने वाला वाद रहा। प्रयोग का सामान्य अर्थ अंग्रेजी के शब्द के समानांतर विकसित हुआ एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट का रूपांतर हिंदी में प्रयोग है। वर्तमान युग विज्ञान का युग है और एक नई दृष्टि लेकर आया है, और इस युग का नाम है प्रयोग। इस दृष्टि का नाम है प्रयोग दृष्टि, और इसका काम है बौद्धिक विश्लेषण। जिस प्रकार एक वैज्ञानिक युक्ति और तर्क द्वारा पदार्थों का विश्लेषण करता है और मानसिक भावनाओं का विश्लेषण करने के लिए अनेक प्रयोग करता है और उसे कविता में उतारता है, नवीन प्रयोग के पक्षपाती प्रयोगशील कवि विभिन्न प्रकार के प्रयोग करके कविता का मार्ग निश्चित करना चाहते हैं। इस प्रकार प्रयोग तो प्रत्येक युग में होते आए हैं, किंतु प्रयोगवाद नाम उन कविताओं के लिए रूढ़ हो गया है जो कुछ नए बोध, नई संवेदनाओं और उन्हें प्रेषित करने वाले शिल्पगत चमत्कारों को लेकर शुरू में 1943 में तार सप्तक के माध्यम से प्रकाशन जगत में आई। इस तार सप्तक का संकलन अज्ञेय जी ने किया था। उन्होंने इसकी भूमिका में लिखा कि इस संग्रह में आए हुए कवि ऐसे हैं जो कविता को प्रयोग का विषय मानते हैं, जो यह दावा नहीं करते कि काव्य का सत्य उन्होंने पा लिया है, केवल अन्वेषी ही अपने को मानते हैं। डॉक्टर नामवर सिंह ने इसीलिए लिखा है कि प्रयोगवाद का नाम चलने का कारण तार सप्तक के संपादकीय और कुछ अन्य वक्तव्यों को है। इस संज्ञा के बीज वही हैं। उनमें प्रयोग और प्रयोगशीलता को साफ शब्दों में अपनी विशेषता कहा गया है। इससे यह स्पष्ट है कि प्रयोगवाद के संबंध में पृथक पृथक मत है। अज्ञेय का हालांकि यही कहना था कि प्रयोग का कोई वाद नहीं है, हम वादी नहीं रहे। हमें प्रयोगवादी कहना उतना ही सार्थक या निरर्थक है जितना हमें कवितावादी कहना। इतना होते हुए भी जिस प्रकार छायावाद नाम को प्रसिद्धि मिली, उसी प्रकार प्रयोगवाद नाम भी प्रचलन में आ गया। इस प्रयोगवाद की पृष्ठभूमि में द्वितीय विश्व युद्ध और उसके बाद की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है।
यद्यपि यह काव्यधारा अनेक पाश्चात्य विचारधाराओं जैसे अस्तित्ववाद, अति यथार्थवाद, मनोविश्लेषणवाद से काफ़ी हद तक प्रभावित है, लेकिन यह पूरी तरह पाश्चात्य प्रभाव से निकली नवीन उपज नहीं, अपितु देश की सामाजिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक परिस्थितियों से अंकुरित हुई है। 1939-40 में द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो चुका था। देश में आर्थिक संकट, महंगाई और बेरोजगारी बढ़ी जा रही थी। ऐसी स्थिति में देश, समाज, धर्म, संस्कृति, मानव, व्यक्ति के संबंध में नए प्रश्न, नए परिप्रेक्ष्य, नए मूल्य, नए सत्य आ खड़े हुए। सामान्य जनता त्रस्त और पीड़ित थी। इस नग्न यथार्थ की कटुता का साक्षात्कार संवेदनशील कवि को हुआ। सामाजिक परिस्थितियों में यह युग एक प्रकार से भ्रष्टाचार, अनैतिकता के प्रति असंतोष का युग है और इन सब के निवारण के प्रति असमर्थता और वस्तु स्थिति को ही सत्य मान लेने की प्रवृत्तियों के मध्य इन कवियों की संवेदनाएं उलझी हुई है। साहित्यिक रूप से इन कवियों को पश्चिमी काव्य आंदोलनों से प्रेरणा मिली। अस्तित्ववाद, अति यथार्थवाद और मनोविश्लेषणवादी काव्य प्रवृत्तियाँ इन कवियों के काव्य में फलीभूत हुई हैं। शिल्पगत प्रयोग इन कवियों का लक्ष्य रहा। प्रयोगवाद के उद्भव के कारणों पर यदि हम विचार करें तो लक्ष्मीकांत वर्मा का मत महत्वपूर्ण है। लक्ष्मीकांत वर्मा ने लिखा है कि प्रथम तो छायावाद ने अपनी शब्दाडंबर में बहुत से शब्दों और बिंबों के गतिशील तत्वों को नष्ट कर दिया था। दूसरे, प्रगतिवाद ने सामाजिकता के नाम पर विभिन्न भाव स्तरों और शब्द संस्कारों को अविधात्मक बना दिया था। ऐसी स्थिति में नए भावबोध को व्यक्त करने के लिए न तो शब्दों में सामर्थ्य था और न परंपरा से मिली हुई शैली में। परिणाम स्वरूप उन कवियों को जो इनसे पृथक थे सर्वथा नया स्तर और नए माध्यमों का प्रयोग करना पड़ा। ऐसा इसलिए भी करना पड़ा क्योंकि भाव स्तर की नई अनुभूतियाँ विषय और संदर्भ में इन दोनों से सर्वथा भिन्न थी। देखा जाए तो प्रयोगवादियों को नए भावबोध की अभिव्यक्ति के लिए नवीन माध्यम और नए विषय चुनने पड़े और एक नई दिशा की ओर उन्हें अग्रसर होना पड़ा जो पहले से अनिर्दिष्ट थी। तो प्रयोगवादी कवि परंपरा से स्थापित सत्य से थोड़ा आगे बढ़ता है। उसका लक्ष्य परंपराओं का खंडन नहीं है, अपितु साहित्य के निर्जीव तत्वों के स्थान पर नए सजीव तत्वों का अन्वेषण करना है। इस प्रयोगवाद में कौन कौन से कवि हुए, अगर इस विषय को देखा जाए तो प्रयोगवाद का विकास 3 सप्तकों तक फैला हुआ है। पहला है तार सप्तक, दूसरा सप्तक और तीसरा सप्तक। ये 3 सप्तक हैं और इनमें जो जो कवि संग्रहित हुए हैं वे सभी प्रयोगवादी कवि हैं। तार सप्तक के जो 7 कवि हैं वे अज्ञेय, गजानन माधव मुक्तिबोध, गिरिजा कुमार माथुर, नेमीचंद जैन, प्रभाकर माचवे, भारत भूषण अग्रवाल और रामविलास शर्मा। ये तार सप्तक के कवि हैं जो प्रयोगवाद की आधार भूमि की रचना करते हैं। दूसरे सप्तक के कवि हैं भवानी प्रसाद मिश्र, शकुंतला माथुर, हरिनारायण व्यास, शमशेर बहादुर सिंह, नरेश कुमार मेहता, रघुवीर सहाय और धर्मवीर भारती। और तीसरा सप्तक संग्रह के कवि हैं प्रयाग नारायण त्रिपाठी, कीर्ति चौधरी, मदन वात्स्यायन, केदारनाथ सिंह, कुंवर नारायण, विजय देव नारायण शाही और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। इस प्रकार तार सप्तक के जिन कवियों में से प्रयोगवादी काव्यधारा को
चरमोत्कर्ष की विकास सीमा तक पहुंचाने में जहां अज्ञेय को महत्वपूर्ण माना जाता है, उसी प्रकार उसके विकास की राह को आगे बढ़ाने में अज्ञेय के ही ठंडा लोहा, सात गीतवास, कनुप्रिया, धर्मवीर भारती की रचनाएं हैं ये। धर्मवीर भारती की ठंडा लोहा, सात गीत, कनुप्रिया और नंदा युग रचनाएं भी महत्वपूर्ण है। अज्ञेय, धर्मवीर भारती और सर्वेश्वर की रचनाओं में काठ की घंटियां, बांस का पुल और एक सूनी नाव महत्वपूर्ण। इन अज्ञेय, धर्मवीर भारती और सर्वेश्वर के अतिरिक्त प्रयोगवादी काव्य धारा को अपने चिंतन और सृजन के माध्यम से जिन्होंने समृद्ध किया, उनमें लक्ष्मीकांत शर्मा, जगदीश गुप्त, विजय देव नारायण शाही मुख्य है। अब प्रयोगवादी काव्य धारा की प्रवृत्तियां। पहली प्रवृत्ति है भाव पक्ष की प्रवृत्तियां। भाव पक्ष की प्रवृत्तियों में व्यक्तिनिष्ठ अहमवाद यह महत्वपूर्ण है। प्रयोगवादी काव्यधारा का प्रमुख विषय व्यक्तिगत मान्यताओं, विचारधाराओं और अनुभूतियों को व्यक्त करना है। भारतेंदु, द्विवेदी और छायावादी युग में भी वैयक्तिकता की प्रधानता रही, किंतु वह वैयक्तिकता समष्टि से सर्वथा विच्छिन्न नहीं थी। उसमें उदात्त लोक चेतना भी थी, किंतु प्रयोगवाद की वैयक्तिकता में जर्जरित थोथा घोंघापन अधिक रहा। कवि ने लिखा है, साधारण नगर में मेरा जन्म हुआ, बचपन बीता अति साधारण खानपान, तब मैं एकाग्र मन जुट गया ग्रंथों में, मुझे परीक्षाओं में विलक्षण श्रेय मिला। अपनी व्यथा और अपनी ही बातें प्रकट करने में इन कवियों को विशेष आनंद की अनुभूति होती थी। दूसरी प्रवृत्ति है अति नग्न यथार्थवाद। इस कविता में दूषित मनोवृत्तियों का चित्रण अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच गया है। जिस वस्तु को एक श्रेष्ठ साहित्यकार अरुचिकर, अश्लील, ग्राम्य और अस्वस्थ समझता है और साहित्य से बहिष्कृत करता है, प्रयोगवादी उसी के चित्रण में गौरव अनुभव करता है। उसकी कविता का लक्ष्य दमित वासनाओं एवं कुंठाओं का चित्रण मात्र है। एक कवि वासना की विकृति को चित्रित करता है। मेरे मन की अंधियारी कोठरी में अतृप्त आकांक्षाओं की वेश्या बुरी तरह खांस रही है। पास घर आते तो दिन भर का थका जिया मचल जाए। इसी प्रकार शकुंतला माथुर अपनी सुहाग वेला नामक कविता में लिखती है, चली आई वेला सुहागिन पायल पहने, बाण बिद्ध हरिणी सी बाहों में सिमट जाने की, उलझने की लिपट जाने की, मोती की लड़ी समान। तीसरी प्रवृत्ति है निराशा एवं पलायन। प्रयोगवादी कविताओं में कुंठाओं और घुटन का तो चित्रण है ही, उसमें निराशा और पलायन की प्रवृत्ति भी झलकती है। इसके पीछे व्यक्तिवाद और अहमवाद है। जब कवि अपने अहम को बहुत महत्व देने लगता है, परंतु वह जीवन जगत की कठोरता से टकराकर जब चूर चूर हो जाता है, तो उसमें पलायन की और निराशा की प्रवृत्ति उभरती है। वह सामाजिक विषमताओं का सामना करने का साहस खो बैठता है। अहम के आहत होने पर निराशा उत्पन्न होती है। मन की संकल्प शक्ति लुप्त हो जाती है। जैसा कि जगदीश गुप्त ने लिखा है, छू सकी न कोई ज्योति हृदय की धड़कन को, एक भी किरण दे सके नहीं दीप सो सो। एक अज्ञेय ने भी एक स्थान पर लिखा है, आओ हम उस अतीत को भूलें और आज की अपनी रग रग के अंतर को छू लें इसी क्षण, क्योंकि कल के वे नहीं रहे, क्योंकि कल हम नहीं रहेंगे। चौथी प्रवृत्ति है अति बौद्धिकता।
प्रयोगवादी कवियों ने रस को काव्य की आत्मा स्वीकार नहीं किया। वे रागात्मकता के बजाय विचारात्मकता को महत्व देते हैं और बौद्धिकता में रस की स्थिति मानते हैं। आज के बौद्धिकता प्रधान युग में विचारधारात्मकता बौद्धिकता को अपनाना वे आवश्यक मानते हैं। वे कवि का उद्देश्य बुद्धि को कुरेदना स्वीकार करते हैं। तो अति बौद्धिकता से युक्त अनेक कविताएं निरर्थक ही हमारे मानस पटल पर उभरती है। राजेंद्र किशोर ने लिखा है, जैसे अंतरंग की इन घड़ियों पर छाया डाल दूं, अपने व्यक्तित्व को एक निश्चित सांचे में ढाल दूं, निजी जो कुछ है अस्वीकृत कर दूं। धर्मवीर भारती ने इस बौद्धिकता का समर्थन किया है और लिखा है कि प्रयोगवादी कविता में भावना है, किंतु हर भावना के सामने एक प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। इसी प्रश्न चिन्ह को आप बौद्धिकता कह सकते हैं। सांस्कृतिक ढांचा चरमरा उठा है और ये प्रश्न चिन्ह उसी की ध्वनि मात्र है। उदाहरण के लिए अज्ञेय की पंक्तियाँ, आओ बैठो क्षण भर तुम्हें निहारूं, झिझक न हो कि निरखना दबी वासना की विकृति है। पांचवी विशेषता है नए मूल्यों का चित्र और वैज्ञानिक युगबोध से संबद्ध नए मूल्य। इस काव्यधारा के लेखकों ने कवियों ने आधुनिक युगबोध और वैज्ञानिक बोध के नाम पर मानव जीवन के नए मूल्यों का अंकन किया और ये नए मूल्य कुत्सा से भरपूर है। नई कविता के लेखक ने संक्रांतिजन्य त्रास, यातना, घुटन, द्वंद्व, निराशा, अनास्था, जीवन की क्षणिकता, संदेह आदि का निरूपण किया। इसे आधुनिक युगबोध या वैज्ञानिक बोध कहना नितांत भ्रामक है। निस्संदेह आधुनिक विज्ञान ने मनुष्य की आस्था, विश्वास, करुणा और प्रेम, इन चिरंतन भावनाओं को जोरदार आघात पहुंचाया है, किंतु ये उसका केवल निषेधात्मक मूल्य है। इसके अतिरिक्त परस्पर सहयोग, विश्व मानवता, विश्व शांति, अंतर्राष्ट्रीयता, ये मूल्य विधेयात्मक मूल्य हैं और नई कविता या प्रयोगवाद में केवल निषेधात्मक मूल्यों का ही चित्रण हुआ है। छठी प्रवृत्ति है सामाजिकता का घोर तिरस्कार। प्रयोगवादी कवि व्यक्तिवादी कवि हैं, इसलिए सामाजिकता का वहाँ घोर विरोध किया गया है। इस कविता में फ्रायड के अवचेतनवादी मनोविश्लेषणवादी सिद्धांतों को लिया गया है। प्रेम का कोई उदात्त रूप इस तथाकथित नई कविता में अभिव्यक्त नहीं हुआ है। इनकी वासनात्मक दृष्टि जहाँ भी पड़ी है वहाँ उससे कुरूपता ही हाथ लगी है, जैसे कि सुरुचि, संपन्नता और निष्कलुष सौंदर्य इस जगत में हो ही नहीं। बहुत ही आश्चर्य की बात है कि यौन वर्जनाओं का वर्णन काव्य में इस धारा के कवि ने युग सत्य की अभिव्यक्ति का लबादा पहनकर ईमानदारी प्रस्थापित की है। तार सप्तक की भूमिका में अज्ञेय लिखते हैं, आधुनिक युग का साधारण व्यक्ति सेक्स संबंधी वर्जनाओं से आक्रांत है। उसका मस्तिष्क दमन की गई सेक्स की भावनाओं से भरा हुआ है। आह मेरा श्वास है उत्तप, धमनियों में उमड़ आई है लहू की धार, प्यार है अभिशप्त, तुम कहाँ हो नारी। सातवीं प्रवृत्ति है विषय परिधि की व्यापकता। प्रयोगवादी कवियों ने कविता का संबंध संपूर्ण सृष्टि के साथ जुड़ा, इसलिए विषय की परिधि में बहुत विस्तार हुआ है। चींटी से लेकर हिमालय तक सभी पदार्थों को इसमें अपनाया है। पहली बार कंक्रीट के पोर्च, चाय की प्याली, सायरन, रेडियम की घड़ी, चूड़ी का टुकड़ा, बाथरूम, क्रोशिए, गरम पकौड़ी, इन सब सामान्य चीज़ों का चित्रण कविता में हुआ। एक उदाहरण है, सामने जूते पर जूता पड़ा है, लगा जैसे पंजे पर पंजा किसी ने रख दिया हो, दुख आया जी,
उठा और जूते पर से तिरछे जूते को हटा दिया। जगदीश गुप्त की कविता है ये। 8वीं प्रवृत्ति है भदेश का चित्रण, जहाँ छायावादी कवियों ने केवल लौकिक और सुंदर वस्तुओं को ही अपनी रचना में स्थान दिया और अलौकिक तत्वों का समावेश भी उसमें किया। वहीं प्रयोगवादियों ने अपनी अस्वस्थ सौंदर्य चेतना विकृति के कारण कुरूप, असुंदर और भद्दे दृश्यों को भी सुंदर बनाने की चेष्टा की और उसमें वे सफल नहीं हुए। भदेश को भदेश रूप में अंकित किया। मूत्र सिंचित मृतिका के वृत्त में 3 टांगों पर खड़ा नत ग्रीव धैर्य धन गधा। या मुद्रा राक्षस ने लिखा है, मोहब्बत एक गिरे हुए गर्भ के बच्चे की सी होती है, चाहत वह मजबूरी हो सकती है जिसे मरीज खांस कर थूक न सके।